हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला जो इस बार यूपीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो आपका एग्जाम 21 मई को होने वाला है। आपके पास मात्र 1 मंथ के अराउंड बचा हुआ है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर इस टाइम में क्या करें और क्या नहीं करें ताकि हमारा बहुत बेहतरीन एग्जाम हो जाए। ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने पूरे साल से पढ़ाई की है या फिर अभी तक उसने खास कोई पढ़ाई नहीं की है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पहले करना है और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और क्या करना और क्या नहीं करना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं कि क्या अभी भी पॉसिबल है। जी हाँ बिल्कुल, क्या अभी भी पॉसिबल है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो कि आपका एग्जाम 21 मई को होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा। आपकी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 26 अप्रैल है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म जरूर फिल कर ले। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं कि यूपी के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो एडमिशन होगा वो इस यूपीसी नेट के एग्जाम के थ्रू ही होगा। चाहे एबीएमयू हो गया या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज हो या संजय गांधी हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट सब में इस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है। आगे अपन बात करें कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो इस बार थोड़ा आपके सिलेबस में पैटर्न के अंदर चेंज हुआ था। जो क्या है वो मैं आपको बता लेता हूं कि आपका सिलेबस क्या है। आपका 11th और 12th का है। 11th और 12th का है जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जो आपके साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में थे कि क्या ओनली 12th ही आएगा। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 11th और 12th दोनों ही है। 11th और 12th दोनों ही है। साथ ही साथ इसके हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर आते हैं, दोनों मीडियम आते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग। और जो अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 24 फिजिक्स के, 24 केमिस्ट्री के, 24 बायो के और 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 इंग्लिश के आएंगे। टोटल आपके 120 एमसीक्यू आएंगे जो पहले 200 आते थे। और जो आपका टाइम होगा वो 2 आवर और 20 मिनट रहेगा। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि सर हमें करना क्या इस टाइम। हमारे पास वक्त बहुत कम है, डर लग रहा है कि हमें कुछ याद ही नहीं है। अब तैयारी कैसे करें ताकि हम पूरे सिलेबस को हम रिवाइज कर पाए। जैसा कि आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों 11th और 12th का बहुत ज्यादा सिलेबस है। जी हाँ बिल्कुल, 11th और 12th की मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, काफी बड़ा सिलेबस है। मैं मानता हूं कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिलेबस है। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत कम सिलेबस है, लेकिन यूपी के अंदर काफी वाइड सिलेबस है। अब इस टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर रिवाइज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो अपने को करना क्या, सबसे पहले विद्यार्थियों आपको डेली टारगेट सेट करना है। आपको रेगुलर आज से टारगेट सेट करना है कि आपको डेली कम से कम एटलीस्ट आपको यूनिट वाइज रिवाइज करना है। अब आपको चैप्टर वाइज रिवाइज नहीं करना, आपको यूनिट वाइज कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का यूनिट वाइज आपको रिवाइज करना है। जैसे आज आपने बायोलॉजी उठाई, बायोलॉजी के अंदर आपने आज चैप्टर उठाया, सपोज कीजिए ह्यूमन फिजियो, तो ह्यूमन फिजियो आपको 2 दिन में कंप्लीट करनी है। मतलब आपको टारगेट सेट करना है, एटलीस्ट आपको 2 to 3 चैप्टर बायो के डेली रिवाइज करने। ऐसे ही आपको एक केमिस्ट्री का और ऐसे ही एक फिजिक्स का आपको डेली रिवाइज करना है चैप्टर। रिवीजन में क्या करना सर, आपको कहीं से आपने पढ़ाई कर रखी है, आपके टीचर के नोट्स, और साथ ही साथ आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो आपको डेली टारगेट सेट करना है। आपको डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके बायो के 2 चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री का 1 हो गया, फिजिक्स का 1 हो गया। इसको कोशिश करनी आपको इस अप्रैल में ही आपको एक बार आपको कंप्लीट सिलेबस करना है किसी भी हालत में। बिल्कुल, यदि आप एक काम कर पाओगे तभी आपको फायदा होगा। यदि आप धीरे धीरे करोगे, एक चैप्टर में 4 से 5 घंटे लगा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको स्पीड में मैक्सिमम एक चैप्टर को 1 घंटा या 1.5 घंटा ही देना है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट थ्योरी रिवाइज करनी है, रिवीजन करना है और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। प्यारे विद्यार्थियों यूपी के अंदर ज्यादा पेपर का डिफिकल्ट हाई नहीं होता, लेकिन आपको बेसिक पता होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि मेरे टॉपिक आ गया फिजिक्स का,
माना कि मेरा इलेक्ट्रोस्टेट आ गया, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टेट में कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, F इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको डेली टारगेट सेट करना है और टारगेट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट को कंप्लीट करना है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। सेकंड, आपको डेली 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा। जी हाँ बिल्कुल, यदि आप इसको नहीं पढ़ सकते तो पॉसिबल नहीं है, यदि आप मेहनत नहीं कर सकते तो पॉसिबल नहीं है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी इस टाइम हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, गिव अप कर लेते हैं। गिव अप नहीं करना है मेरे भाई। यदि आपने गिव अप कर दिया तो वैसे ही हार गए, बिना युद्ध लड़े हार गए। तो बिना युद्ध लड़े हारना तो कायरता है ना। तो आपको कोशिश पूरी करनी, आखिर दम तक कोशिश करनी है। आपके एग्जाम्स के लास्ट डे तक आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। बाद में देखेंगे सिलेक्शन होना है या नहीं होना, अपना 100% देना है, अपने को पूरा अपना 100% देना है। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन अभी अपने को ये डिसाइड नहीं करना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थी तो लास्ट में जो मेहनत करता है ना, वो बच्चा जरूर सफल होता है। तो जिस टाइप ये एक मैराथन की रेस की तरह है, आखिर में आपको डबल रेस में भागना है। नेक्स्ट, आपको डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने। ये आपके अप टू 30 अप्रैल तक आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। किसी भी हालत में आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। अब करना क्या सर, आपको पहले 12th करनी है। मैं आपको 12th क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यदि आप 12th को पहले कर लोगे, 12th आपने पढ़ रखी है और रिवीजन भी कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। पहले आपको 12th करनी है, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। आप टारगेट बना के चलो कि आपका आने वाले 15 दिन के अंदर आपको एक बार सिलेबस को रिवाइज करना है, क्योंकि आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है लेकिन आपको याद नहीं इस टाइम, और याद वही रहता है जो बार बार अपन रिवाइज करते हैं। दूसरा, आपको इधर उधर नहीं भटकना कि आप कोई नोट्स बुक, नई बुक नहीं पढ़नी, नए नोट्स नहीं पढ़ने। आपने जो पूरे साल पढ़ा है 11th और 12th के अंदर कहीं से पढ़ा है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो आपके गुरु के नोट्स हैं, टीचर के नोट्स हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, नया आप एमसीक्यू कर सकते हो, आप एमसीक्यू कर सकते हो। एमसीक्यू के अंदर आपको पीवाईक्यू क्या करना है, पीवाईक्यूज, और साथ ही साथ आपको बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करने प्रत्येक चैप्टर के अप्रोक्सीमेट 30 to 40, क्योंकि इतना ही आपके पास टाइम है, ठीक है। 30 to 40 आपको एमसीक्यू करना। जिस विद्यार्थी की थ्योरी स्ट्रांग है, थ्योरी सब कुछ कर रखी है, वो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करे, लेकिन मैं उसके लिए बात कर रहा हूं जिनको अभी तक रिवीजन नहीं हुआ। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका कंप्लीट सिलेबस अप टू अप्रैल तक आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। मैं बात करूं आगे कि आपके पास क्या क्या करना है। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो मेरे भाई केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के अंदर आपको जितनी नेमिंग रिएक्शंस है एक साथ लिख लो, सारी आपको मिल जाएगा, हमने पढ़ा रखी यूट्यूब पे। सारी नेमिंग रिएक्शंस उसको रिवाइज कीजिए, उसको याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, बार बार याद कीजिए। फिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आपको नाम लिखना आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का। जैसे अल्कोहल का तो सभी क्या लगता है, ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, ऐसे आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। साथ ही साथ आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट आपके जितने ही हैं कि आप अल्कोहल को और फिनोल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, टॉलरेंस टेस्ट कौन सा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, लुकास रिएजेंट क्या है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। मतलब आप ऑर्गेनिक को एक स्लॉट में करोगे, ऐसा नहीं ऑर्गेनिक आप चैप्टर वाइज कर रहे हो, ना बाबा ना। आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको पहले करना है। अब आपको डीप नहीं घुसना, आपको ये टॉपिक पहले करना है। ये सारे एक पेज पे लिख लीजिए ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर पाए। तो ऑर्गेनिक का आपका यही रह गया। मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के आपके जो पहले आपको करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल और फिर केमिकल बॉन्डिंग। आपको बेसिक कि एटम में प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, लॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस टाइप को आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप सबसे पहले ये किसकी तरह है, ये आपकी क्या है, कॉन्सेप्ट बेस है। किस बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। कौन सी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, लर्निंग प्लस है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। यदि आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आपसे एमसीक्यू नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। जैसे फिजिक्स में होते हैं ऐसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैंने कोई चैप्टर उठा लिया तो आपको बेसिक फॉर्मूले, और किसके आपने जो पहले पढ़ रखा है उस पर ज्यादा फोकस करना।
नया जैसे आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहा, अब मत उठाओ, आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ रहा तो उसके बेसिक बेसिक पढ़ लो कि आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, थ्योरी थ्योरी देख लो। अब मैं बात करूं तो ऐसे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है और चैप्टर को रिवाइज करना जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट में बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स के अंदर जहां आपने पढ़ा है, जैसे आपने कहीं से पढ़ा, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। जो आपने पढ़ा है प्रत्येक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई सा भी हो, कोई सा भी आपने टॉपिक उठा लिया, जैसे मॉडर्न फिजिक्स उठा लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपका जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहता है, इसका फॉर्मूला क्या है, बस इतना ही। जैसे आपने पढ़ लिया सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, डोपिंग क्या होती है, ठीक है, पीएन जंक्शन क्या है, ठीक, डायोड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप ऑप्टिक्स के अंदर आ गए, तो ऑप्टिक्स के अंदर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर क्या होता है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फॉर्मूला क्या, आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है। कोई सा भी हो तो आपको फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। दूसरा, मैंने देखा कि इस बार 2024 के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपको पता होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से कि कौन सी ऐसा यूनिट है, कौन सी ऐसा यूनिट नहीं है, किसकी यूनिट क्या होगी, पास्कल किस यूनिट है। तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन पे भी फोकस करना बहुत बेहतरीन तरीके से। और साथ ही साथ जैसे वेव ऑसिलेशन हो गया, मॉडर्न, ये ऐसे आपको टॉपिक मैंने बताए जहां से एमसीक्यू ज्यादा पूछे गए। आपको पढ़ना सारा है, कोई विद्यार्थी ये कहेगा क्या सर ये पढ़ने से हो जाएगा, नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको PYQ के साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट मैंने लिखा है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब साथ ही साथ मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर मेरे भाई ऐसा देखा गया है कि आपको सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको सबसे पहले करनी है, और साइटोलॉजी, ठीक है। जैसे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आगे क्वेश्चंस कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है, नेफ्रॉन संख्या कितनी नेफ्रॉन की, और एंडोक्राइन वाला ग्लैंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, ठीक है, अपना इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं। और साथ ही साथ जेनेटिक्स के अंदर, किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, और उससे इंपॉर्टेंट क्या, ह्यूमन हेरिडिटरी डिजीज कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है, इनेट इम्यूनिटी कौन सी है, एक्वायर कौन सी है, ठीक है, और टी सेल क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्राइमरी इम्यूनिटी क्या है, सेकेंडरी इम्यूनिटी क्या है, मतलब इन सेक्टर में से 2 से 3 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी, और ह्यूमन फिजियो में स्पेशली डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में बात करूं रिप्रोडक्शन, इसके अंदर आपको आप 2 सेक्टर एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये आपको पहले करने, और साथ ही साथ पढ़ना तो आपको सब कुछ है ही, लेकिन ये हाई गिल्ड वाले जिसके अंदर एमसीक्यू आने के चांस ज्यादा होते हैं। और पढ़ना कहां से है, आपको एनसीईआरटी से या फिर आपको आपके टीचर के नोट से। और साथ ही साथ आपको PYQ और प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही है, किसी भी एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अब साथ ही साथ में बात करूं कि सर एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमें आइडिया नहीं रहता, तो ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये देखा गया है, यदि किसी विद्यार्थी की ह्यूमन फिजियोलॉजी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ विटामिन क्या है, विटामिन और ह्यूमन फिजियो और उसके इम्यूनाइजेशन, यहां पे एक टॉपिक है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, कहां पे, यहां पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टॉपिक है, इम्यूनिटी, वो जिसका स्ट्रांग है उसके लिए ये नर्सिंग एप्टीट्यूड मुश्किल नहीं रहता। विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत जल्द, बहुत, कि भाई विटामिन B12 से कौन सा अनीमिया होता है, तो परनीसिस होता है, ठीक है, विटामिन A कमी से क्या होगा, विटामिन A किस में पाया जाता है, इस टाइप के एमसीक्यू आते। दूसरा कि वैक्सीन है, कौन सी किल्ड है, कौन सी किल्ड वैक्सीन है, कौन सी क्या है, यदि पोलियो वैक्सीन पिलाई है तो क्या आ सकता है ना, तो इस टाइप की किल्ड वैक्सीन कौन सी है, अच्छा वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इस टाइप के एमसीक्यू बहुत सारे पूछ जाते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन फिजियो की जो बेसिक बातें होती है वो इसमें पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि आपको नर्सिंग का ज्यादा पूछ जाएगा। ह्यूमन फिजियो की सिंपल से, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आ गए कि आपकी ये आ गया था, यही आया था कि हाँ किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है, तो ये इस टाइप के ज्यादा एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें यह पूछ जाता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की हिस्ट्री और डेवलपमेंट, कि सबसे पहले कौन सा इंस्टीट्यूट खुला था नर्सिंग का, ठीक है, नर्सिंग का काम क्या होता है, ड्यूटीज क्या होती है प्रोफेशनल नर्स का, केयर करना पेशेंट की, ऑप्शन दे रखा होता, सर्जरी करना, मेडिसिन देना या केयर करना, तो नर्स का रोल क्या होता, केयर करना पेशेंट की, तो इस टाइप के। और क्वालिफाई प्रोफेशनली
क्वालिफाइड नर्स की क्या होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको वेरियस डिपार्टमेंट कौन से होते हैं हॉस्पिटल के, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ओपीडी, आईपीडी, ओपीडी में क्या होता है, आईपीडी में क्या होता है, कहीं सर्जरी करनी है तो पेशेंट किस डिपार्टमेंट में आएगा, इस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट कि भैया कैंसर का डॉक्टर को क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है, दांतों के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, ठीक है, कार्डियो को क्या बोलेंगे। तो इस टाइप के आपके डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर, वो पूछे जाते हैं। गायनी कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इस टाइप के आपके पूछे जाते हैं। चेस्ट फिजिशियन क्या होता है, इस टाइप के एमसीक्यू पूछ जाते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सिंबल, जैसे आपको पता होगा हॉस्पिटल जाते हो तो सिंबल लगे होते हैं कि इमरजेंसी सिंबल कौन सा है। और साथ ही साथ इसमें यह पूछा जाता है कि भैया आपको अलग अलग कलर के आपको डस्टबिन होते हैं, उनके बारे में जानकारी पूछ जाती है। साथ ही साथ इसमें ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछ जाता है, कौन सी कम्युनिकेबल कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इस बात को आपको ध्यान रखना। कुल मिला के आपको ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय आपको सिंपल सिंपल एमसीक्यूज सॉल्व करने। और मैं बात करूं मेरे भाई, साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कि हम सर तैयारी करें लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, हम एमसीक्यू कहां से करें, इसका पेपर पैटर्न कैसे पता लगेगा, तो उत्कर्ष परिवार आपके लेके आया अर्ली बर्ड ऑफर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अर्ली बर्ड ऑफर क्या है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफर मिल रहा है अप टू 17 अप्रैल तक, जिसके अंदर आपको यूज करना PN25। जी हाँ, कूपन अप्लाई करना PN25। आगे मैं बात करूं मेरे भाई, इसके अंदर क्या है, आपको एमसीक्यू बेस है। जी हाँ बिल्कुल, क्या है, एमसीक्यू बेस है, जिसके अंदर आप यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एमसीक्यू बेस है, जिसके अंदर आपको मात्र भी एमसीक्यू बेस है जो मात्र 488 के अंदर, और प्राइम कौन सा है 600 के अंदर, जिसके अंदर आपको यूपी के स्पेशली यूपी के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, जो इस तरीके से पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे। यदि विद्यार्थी को एम्स की तैयारी कर रहा है तो एम्स के लिए अवेलेबल है, आरयूएस की तैयारी कर रहा है आरयूएस के लिए भी अवेलेबल है। साथ ही साथ सर हमारी थ्योरी कमजोर है, तो थ्योरी में हम क्या करें, थ्योरी के लिए आपके लिए है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस मास्टर पास, जिसके अंदर आपको यूपीसी नेट के, ठीक है, आरयूएसएस का और एम्स का सभी स्टेट एग्जाम का आपका कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर आपका 6 मंथ का, 12 मंथ का और ऑप्शन अवेलेबल है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप तैयारी करना चाहते हो एम्स की, तो एम्स के अंदर कोई बहुत सारे विद्यार्थी जो एम्स का एग्जाम भी देते हैं, तो एम्स के अंदर आपके लिए स्पेशली 75 डे टारगेट बेस था, जो काफी पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। अभी लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और टेस्ट और क्विज। मात्र ध्यान रखें आपको PN25 कोड अप्लाई करना है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अपने खुद का मूल्यांकन कर पाओगे, आकलन कर पाओगे आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं यूपी के अंदर, उन सभी विद्यार्थियों के अंदर आपका क्या रैंक आ रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यूपीसी नेट मात्र 150 रुपए के अंदर, एम्स का 150 के अंदर, आरयूएस का 150 के अंदर और एम्स का 150 के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहूंगा कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हार नहीं मारनी। यही है, जो विद्यार्थी मेहनत कर लेगा, संघर्ष कर लेगा, आखिर सांस कर लेगा, उसको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।